साथियों नमस्कार। सूर्य नगरी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबका स्वागत। हम लोग रीट L2 में एसएसटी की कक्षाएं लगा रहे थे। पॉलिटी से हमने शुरुआत की थी। आज हमारा टॉपिक है पंचायती राज। हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ लिया है, 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जो अगली 2 क्लास में पूरे हो जाएंगे और उसके बाद में हम लोग भूगोल और इतिहास पर चर्चा करेंगे। साथियों हम लोग पंचायती राज पढ़ते हैं तो हमने पहले केंद्र सरकार पढ़ी थी, केंद्र सरकार के बाद में राज्य सरकारें पढ़ी और राज्य सरकार के बाद में पंचायती राज यानी राज्य को भी वापस गांवों को और नगरों को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यवस्था लाई गई। उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं पंचायती राज या नगरीय स्वशासन। तो ये केंद्र हो गया, केंद्र के नीचे राज्य हो गए और राज्य को 2 भागों में बांट रखा है। एक गाँव का प्रशासन अलग है और एक नगर का प्रशासन अलग है, यानी राजनीतिक रूप से दोनों सिस्टमेटिक अलग है। इससे पूर्व मैंने 10-15 मिनट क्लास रिकॉर्ड की थी, वो किसी कारणवश क्लास नहीं चल पाई तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरे लिखी हुई है। फिर हम लोग जब आज गांव और नगर का स्वशासन पढ़ रहे हैं, स्वशासन का मतलब होता है उनको खुद को कौन कौन से राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये कोई आज का नया नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है। सबसे पहले जब हम लोग प्राचीन काल में पढ़ते हैं तो वैदिक काल आता है और वैदिक से भी पहले सैंधव काल है। सैंधव काल के अंदर ये सारा सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं कि नगरीय था। एक आहार सभ्यता ताम्रयुगीन थी, उस समय हम लोग पढ़ते हैं ग्रामीण। ये इतिहास के विषय है। फिर हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो राजा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक सभा और एक समिति हुआ करती थी और एक अन्य संस्था भी होती थी, उसका नाम था विदत। सीधा प्रश्न आ जाएगा सभा समिति का संबंध तो आप कर देंगे वैदिक काल। फिर महाभारत काल। महाभारत वेद व्यास के द्वारा रचा गया था। वेद व्यास ने शांति पर्व के अंदर इन गांवों के समूहों के बारे में बातचीत की थी। सबसे छोटी इकाई है वो गांव को बताया था और जिसका मुखिया है वो ग्रामिक कहलाता था, ये इसका मुखिया है। उसके बाद 10 गांवों का समूह होता था, उस मुखिया को कहा जाता था दसप। फिर 20 गांवों का मुखिया होता था, उसको कहा जाता था विस्पति। फिर 100 गांवों का होता था, उसको कहा जाता शतपति। और फिर 1000 गांवों के समूह को कहा जाता सहस्त्रपति। और इसके बाद में पूरा राजा का एक राज्य होता था। ये सारे इनके अधिकारी है, ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं। एक तो एक ये याद रखना और एक गाँव वाला याद रखना, बाकी ज़्यादा याद नहीं रहे तो आइडिया से लग जाते। वो 10 का 10 सप, 20 का 20 और 100 का 7। इसके बाद में सैंधव काल की मैंने बात कर ली कि पूरा का पूरा सिस्टम नगरीय था। और उसके बाद में जब मौर्य काल यहाँ पर आया, मौर्य काल के दौरान अपने चाणक्य कहो, विष्णुगुप्त कहो या फिर कौटिल्य कहो, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के अंदर इस एक तरफ गाँव का सिस्टम है, एक तरफ शहरों का सिस्टम है। गाँव का सिस्टम होता था गाँव का मुखिया तो सरपंच कहलाता था। उसके बाद में एक इकाई हुआ करती थी संग्रह के अंदर 10 गाँव का समूह हुआ करता था। फिर होता था अवटिक के अंदर 200 गाँव का समूह हुआ करता था। फिर एक द्रोणमुख होता था, इसके अंदर 400 गाँव का समूह होता था। और एक आखिरी इकाई कहलाती थी स्थानीय या स्थानिक, इसके अंदर 800 गाँव का समूह हुआ करता था। इसको थोड़ा देख लेना, अगर ये परीक्षा में प्रश्न आए आपको मिलान करने का कह सकता है तो आप देखो द्रोण का याद रखना है 4 यानी 400। सबसे बड़ी होती थी स्थानिक या स्थानीय, इसमें होते थे 800। संग्रह के अंदर 10 हुआ करते थे। सबसे छोटी इकाई यहाँ पर भी क्या थी, गांव का मुखिया कहलाता था सरपंच। उस काल में सरपंच को कहा जाता था गोप। सरपंच को क्या कहा जाता था, सरपंच को कहा जाता था गोप। इसी प्रकार ये तो गांव का सिस्टम था, लेकिन जो भी अगर नगर था तो नगर को क्या कहा जाता था, पुर कहा जाता। जैसे आजकल भी हम लोग जोधपुर, जयपुर ऐसे पुर कहते हैं, तो उस समय नगर को क्या कहा जाता था, पुर। तो आपको याद रखना है मौर्य काल के अंदर, मौर्य काल के या अर्थशास्त्र में सरपंच को गोप और नगर को क्या कहा जाता है, पुर। 800 गांवों के समूह को क्या कहा जाता है, स्थानीय। 400 वाले को द्रोणमुख, 200 वाले को अपने कारक्टिक और 110 वाले को संग्रह। सबसे छोटा था गांव। ये ज़्यादा कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा आइडिया रखना। फिर उसके बाद में हम लोग जब और आगे बढ़े तो हम लोग चोल साम्राज्य पढ़ते हैं। चोल साम्राज्य के अंदर स्थानीय स्वशासन की बड़ी भूमिका रही थी, बहुत सुदृढ़ होने जा रहा था। इसलिए हम लोग चोल काल के अंदर स्थानीय स्वशासन को आधुनिक अपने प्राचीन काल में और देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जो गांव होते थे उन गांवों का एक समूह हुआ करता था, वो परिषदें कहलाती थी। परिषदों को कहा जाता था नाडू। तो एक शब्द याद रखना है, चोल जैसा ही शब्द है जैसे नाडू। तो आपको पूछेंगे प्रश्न कि चोल काल में गाँव की इकाइयाँ क्या कहलाती थी, आप लोग कह दोगे नाडू। अर्थशास्त्र में क्या कहलाती थी, आप कहोगे नगर वाली पुर कहलाती थी। सरपंच को गोप कहा जाता था। फिर इसी दौरान जब अंग्रेजों का शासनकाल आया तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ था अल्टेकर महोदय ने कहा भारतीय गांवों को गणराज्य की संज्ञा दी जा सकती है। इसका मतलब है गणराज्य का तात्पर्य हमने पहले भी पढ़ा था
कि जिस देश का या जिस राज्य का या जिस प्रदेश का जो मुखिया होता है वो वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा चुना हो, जनता के द्वारा बनाया गया हो। इसका मतलब है कि चोल काल के अंदर जो गांव का मुखिया होता था वास्तविक रूप से एक राजनीतिक इकाई में निर्वाचन की तरह बनते थे, न कि कोई वंशानुगत बनता था, यानी लोगों की रजाबंदी से सहमति से बनते थे। तो उन्होंने गांव की गणराज्य से तुलना की है। तो आदमी का याद नाम रखना अल्टेकर महोदय। अल्टेकर महोदय, अल्टेकर महोदय ने किसको कहा है? चोल काल के अंदर गांवों के जो भारतीय गांव हैं उन गांवों को क्या कहा है? गणराज्य की संज्ञा दी है। ठीक, उसके बाद में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस गांव के प्रशासन को चेक करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए एक बोर्ड बनाया। उस बोर्ड का नाम था मुकामी बोर्ड, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में अन्य देशों के अंदर, जैसे भारत के अंदर आज हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं, वैसे अन्य देशों के अंदर भी अलग अलग कहा जाता है। जैसे भारत में हम लोग स्थानीय स्वशासन कह देते हैं, फ्रांस के अंदर स्थानीय प्रशासन कह देते हैं, और इसी प्रकार अमेरिका के अंदर इसको म्यूनिसिपल कहा जाता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। भारत में हम लोग देख रहे हैं कि जितना सारा स्थानीय स्वशासन, भारत वाला याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय का मतलब ग्रामीण इलाकों के अंदर निचले स्तर पर, केंद्र, राज्य, राज्य के बाद में तीसरा स्तर है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को भारत में कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। एक भाग हो जाएगा हमारा ग्रामीण और दूसरा हो जाएगा हमारा शहरी। ठीक, इसी ग्रामीण को हम लोग आगे जाकर कहेंगे पंचायती राज। पंचायती राज, इसको पंचायती राज कहो या फिर ग्रामीण स्वशासन कह दो, एक ही बात है। और इसी शहरी को हम लोग आगे जाकर कहेंगे नगरीय स्वशासन या शहरी स्वशासन। इसका मतलब है वर्तमान में भारत में एक केंद्र सरकार, उसके बाद में राज्य सरकार, राज्य सरकार के नीचे स्थानीय सरकार है, और स्थानीय सरकार के वापस कितने भाग हो गए? 2, एक गांव का अलग, एक शहर का अलग। ठीक, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब इतना सारा सिस्टम हो गया था, फिर भारत का जब संविधान लिखा जा रहा था, तो हमने अनुच्छेद 40 में पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने की सिफारिश की थी। हमने ग्राम पंचायत जैसे शब्द का प्रयोग किया था, और गांधी जी का ही विचार था कि भारत का संविधान आज तो बन रहा है, इस समय जब संविधान लागू होगा तब इतनी आवश्यकता होगी, तो क्या कहते हैं, इतनी जल्दी स्थापना करना मुश्किल होगा। इसलिए जब भी आवश्यकता होगी, राज्य चाहेगा तो राज्य क्या करेगा? स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को स्थापना करेगा, ग्रामीण इकाइयों की स्थापना करेगा। तो एक तो अपने को याद रखना है, जितना सारा ये स्थानीय स्वशासन है, इसके लिए कौन से नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये बातें लिखी गई है? तो आप लोग कहोगे नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद नंबर 40 में लिखी गई है। नीति निर्देशक तत्व, आपको आइडिया होगा ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग नंबर कौन से में है? आप कहोगे साहब भाग नंबर 4 में है। अनुच्छेद पूछेंगे तो आप लोग कहोगे अनुच्छेद नंबर 40 है, वो ग्रामीण स्वशासन या ग्राम पंचायतों का मूल आधार है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं। यही था, हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में समझा था कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के कल्याणकारी काम करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कर्तव्य है। इसलिए अनुच्छेद 40 में लिखा कि राज्य का ये कर्तव्य है कि आने वाले समय के अंदर वो गाँव के अंदर प्रशासन की स्थापना करेगा। इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोगों ने की थी। इस दौरान जो ये पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन था, इसको भारतीय संविधान में हम लोग एक अनुसूची पढ़ी थी नंबर 7, और 7 के अंदर सूचियां पढ़ी थी 3। पहली सूची पढ़ी थी हमने संघ, दूसरी पढ़ी थी राज्य, और तीसरी पढ़ी थी समवर्ती। इस 3 सूचियों के अंदर जो स्थानीय स्वशासन है वो किस अनुसूची में रखा गया? आप कहोगे राज्य सूची में रखा गया। तो स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? आप कहोगे स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब है प्रत्येक राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि आप लोग हैं वो स्थानीय स्वशासन के लिए अपने अपने प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रयास को आगे बढ़ाया जाएगा, और वर्तमान में जो संस्थाएं दिख रही है उस संस्थाओं का विकास किया जाएगा। तो एक तो अनुच्छेद रखना है 40 याद, एक अनुसूची पूछे तो सीधा याद रखना है राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। ठीक, इसी को ध्यान में रखते हुए जब अपने राजस्थान के अंदर ये संस्थाएं लागू कर दी गई, बाहर कोई गाने बज रहे हैं शायद, अगर आवाज आ रही है तो ज्यादा शायद नहीं आएगी। उसी के तहत फिर राजस्थान के अंदर और पूरे भारत के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम का नाम रखा गया सामुदायिक कार्यक्रम। सीधा परीक्षा में सवाल आएगा, सामुदायिक कार्यक्रम कब शुरू किए गए? उत्तर कर लेना 1952 में। फिर इसी सामुदायिक कार्यक्रमों का समीक्षा की गई, इसकी जांच करवाई गई कि कितने ये कार्य है वो ठीक ठाक, क्योंकि उस समय तक पंचायतें, गांव, सरपंच, प्रधान वगैरह हुआ नहीं करते थे। इसलिए इनकी समीक्षा करवाने के लिए एक समिति बिठाई गई,
और समिति का नाम रहा था बलवंत राय मेहता समिति। ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर लिया गया। आप कहोगे गठन कब? 1957 ईस्वी में। इसने अपनी सिपाही से दे दी थी, यानी अपनी रिपोर्ट दे दी थी, और वो रिपोर्ट दे दी थी सन 1958 ईस्वी में। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो भी ये संस्था है ये 3 स्तर की होगी। कितने स्तर की होगी? 3 स्तरीय होगी, यानी त्रिस्तरीय होगी। ठीक। दूसरा इन्होंने कहा इन संस्थाओं का कार्यकाल कितना होगा? तो आप कहोगे सा इन्होंने कहा था इन संस्थाओं का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा यहाँ पर है वो किसी प्रकार की दलगत राजनीति नहीं होगी, यानी जैसे भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक, लोकहित पार्टी, ऐसी कोई पार्टियां वार्टियां यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। तो एक तो दलगत राजनीति से दूर रखने को कहा, कार्यकाल 5 वर्ष बताया, और कितने स्तर की बताई? आप कहोगे त्रिस्तरीय। बहुत सामान्य परीक्षा का सवाल आएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किस समिति की सिफारिश पर हो रहा है? आप कह दोगे बलवंत राय मेहता समिति 1957, और रिपोर्ट कब दी है? 1958। ये किसका आधार था? तो आप कहोगे सामुदायिक कार्यक्रम की समीक्षा के लिए समिति का गठन हुआ। सामुदायिक कार्यक्रम क्या था? आप कह दोगे 1952 ईस्वी के अंदर पंचायतों की गठन के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, गांव के व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, लोगों के कल्याण करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। उस कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। विकास नहीं लिखा, विकास हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक। तो ये फैक्ट तो आपको याद करना है, समझ में ज्यादा नहीं आए तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। इसी को आधार बनाकर अपने जब 1958 ईस्वी के अंदर रिपोर्ट सौंप दी गई कि त्रिस्तरीय होगी, स्थानीय स्वशासन का शुरुआत कर सकता है, तो सबसे पहला काम है वो राजस्थान ने किया, और राजस्थान ने सबसे पहले है वो पंचायती राज की स्थापना कर ली। ये राजस्थान, ठीक, ये पहला स्टेट बन गया, फर्स्ट राज्य जिसने क्या कर लिया है? पंचायती राज की स्थापना कर ली है। पंचायती राज की कब कर लिया था? आप कहोगे 2 अक्टूबर 1959 को। और कौन से जिले से शुरू किए? तो नागौर, और गांव का नाम था बगदरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, और नेहरू जी ने उद्घाटन किया। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत भर में पंचायती राज का सूत्रपात 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हो चुका था। तो एक तो ये तारीख याद रखनी है, जगह याद रखनी है। नागौर राजस्थान पहला राज्य बना। इसके बाद में जब छोटे छोटे अपन संविधान लिख रहे थे, तो उससे पूर्व अपने जो जितनी सारी रियासतें थी, हम लोग पढ़ते हैं एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, तो उन रियासतों ने भी पहले अपने कानून बना रखे थे कि हम गाँव को सुदृढ़ करने के लिए हमारे पास कुछ कानून बने हुए हैं। तो ये कानून बनाने वाले मैंने रियासतों के नाम लिखे हैं। ये रियासतें कह दो या उस समय के राज्य कह दो, बीकानेर राज्य, जयपुर राज्य, सिरोही राज्य, भरतपुर राज्य और करौल राज्य, इन्होंने है वो अपने एक्ट बना रखे थे, अलग अलग नियम बना रखे थे। जैसे बीकानेर ने तो शुरू में ही बना लिया था। बीकानेर ने, एक मिनट देख लूँ कब बनाया, हाँ, जैसे 29 में बीकानेर ने बना लिया था, फिर 38 में जयपुर ने बना लिया था, 39 में इन्होंने बना लिया था, 43 में इन्होंने बना लिया था, और लास्ट में 44 में करौल ने बना। ये वर्ष वगैरह याद नहीं रखने हैं। उसके बाद में राजस्थान पंचायती विभाग की स्थापना की गई थी 1949 ईस्वी में। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज है। राजस्थान में पंचायती विभाग की स्थापना कब की गई? आप कहोगे 1949 ईस्वी में। फिर राजस्थान ने अपना एक नया एक्ट बनाया सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के तहत ही। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आ गए थे, तब राजस्थान ने, हमने कहा ना कि भाई अनुच्छेद 40 में ये कह दिया था कि गाँव के लिए काम करेंगे। फिर 49 में पंचायती विभाग बन गया था। तो फिर राज्य सूची का विषय था, तो राज्यों को ये छूट दे दी गई थी कि आप पंचायतों के संबंध में कानून बना सकते हैं। तो राजस्थान ने कानून बनाया 1953 ईस्वी में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेंगे, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक 1952 वाला सामुदायिक विकास कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसके बाद में ये तो पंचायतों के लिए यानी गाँव के लिए था। फिर नगर पालिकाओं के लिए भी हमने एक्ट बना लिया 1959 ईस्वी के अंदर। तो 3 आंकड़े याद रखने हैं। इतना तक बोले, 4 याद ही कर लीजिए। एक 52 में सामुदायिक, फिर 53 में पंचायती का, और फिर 59 के अंदर ही 2 अक्टूबर को पंचायती राज की स्थापना, और 59 में फिर नगर पालिका एक्ट। तो 4 अपने को वर्ष याद रखने हैं। 1952, फिर 1953, फिर 59 और फिर 59। ये नगरीय है, ये पंचायती राज है, ये पंचायती राज, और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद में कुछ समितियों का गठन किया गया कि भाई समीक्षा की जाए, किस प्रकार से ये संविधान के अंदर इसको लिखा जाए। ये तो अभी तक टेम्परेरी हो रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहा कि संविधान में लिखने के लिए कुछ और जांचें की जाए, समितियां बिठाई जाए
कैसे लागू किया जाए, किस प्रकार से हम लोग संविधान के अंदर इसको लिखने के काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा एक समिति को होगी बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन तो हमने 1957 में कर लिया और 58 में इसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। और इन्होंने क्या कहा था, एक तो इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय होगी, 3 स्तर होंगे, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, दलगत कोई राजनीति नहीं होगी। छोटी छोटी बातें हैं, 3 याद रखना। उसके बाद में एक समिति का गठन होता है अशोक मेहता समिति का सन 1977 ईस्वी के अंदर। इन्होंने सिफारिश की कि स्तर कितने होने चाहिए, 2 दलगत इसमें राजनीति होनी चाहिए कि जैसे अपने विधायकों के चुनाव में होता है ना बीजेपी कांग्रेस, उसी प्रकार से अपने पंचायती राज में भी दलगत राजनीति होनी चाहिए। और कार्यकाल कितना कहा था, 4 वर्ष। इसका मतलब आप कहोगे बलवंत राय मेहता समिति का ठीक इसमें उल्टा है। उसमें कहा था 3 स्तर होने चाहिए, इन्होंने कहा 2 स्तर होने चाहिए। उन्होंने कहा 5 वर्ष होना चाहिए, इन्होंने कहा 4 वर्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, इन्होंने कहा दलगत राजनीति होनी चाहिए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ष तो इंपॉर्टेंट है ही है। 1977 अशोक मेहता 1977, बलवंत राय मेहता 1957, सामुदायिक कार्यक्रम 1952, नगर पालिका एक्ट 1959, पंचायती राज अधिनियम लागू 1959 में, पंचायती राज एक्ट 1953 में। फिर एक और समिति बनी है जीवी के राव समिति 1985 ईस्वी के अंदर। इन्होंने भी कहा था कि भाई 4 स्तर बना दो, 1 2 3 से काम नहीं चलेगा। अशोक ने कहा था 2, बलवंत राय मेहता ने कहा था 3 और जीवी के राव ने कहा था 4। देखो 1 2 3 4 ऐसे याद रख लेना, लंबा नाम है तो 4। और इन्होंने एक और सिफारिश की थी कि इन सब के लिए एक वित्त आयोग अलग से गठन होना चाहिए। हमने एक पहले और वित्त आयोग पढ़ा था, केंद्र का वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में पढ़ा था कि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा। और हमने ये भी बात की थी कि केंद्र में अभी तक 15 वित्त आयोग हो चुके हैं, 16 वित्त आयोग का गठन भी किया जा चुका है। ठीक। फिर एक समिति है LM सिंघवी समिति, सिंघवी 86। इन्होंने कहा कि भाई जितनी सारी ये है अब इनको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। इन्हीं संविधान में लिखने की सिफारिशें की है। तो संविधान में लिखने की सिफारिशें करने के लिए इन्होंने कहा किसकी माने, क्योंकि हमारे पास अभी 3 विकल्प हो चुके हैं। एक समिति कह रही है 3 स्तर रखो, दूसरी कह रही 2 रखो और तीसरी कह रही 4 रखो। इन्होंने कहा जो भी है क्या कर लीजिए आप संविधान में दर्ज कर लीजिए। उसके बाद में एक और समिति का गठन हुआ जिसका नाम है PK थुंगन समिति। इसका गठन हुआ था 1988 में, अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1989 में। इन्होंने भी कहा कि इसको क्या कर देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए। इसका मतलब है पहले तो हमने टेम्परेरी शुरुआत की है और अब इसको संविधान में दर्जा देने की बातें तेज हो चुकी है। ठीक। अंतिम रूप से इसी समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में एक संशोधन करके इन पंचायत और नगरीय स्वशासन को ऐड करने की सिफारिश है वो मान ली गई। तो हमारे लिए प्रश्न बड़ा हो जाता है कि कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आप कहोगे अंतिम रूप से है वो है PK थुंगन समिति। इसका वर्ष पूछे तो 1959 करना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपको क्या करना है, 88 करना है। इसको ज्यादा प्राथमिकता देनी है 1989, क्योंकि पीछे एक रीट में प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न में लिखा हुआ था तब ये 89 ही लिखा हुआ था। दूसरा NCERT में 89 ही लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से इसका गठन है 1988 में हो गया था। क्योंकि हम बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता 1977 कहते हैं, तो वो गठन की तिथियां हैं। तो इसकी गठन की कहेंगे तो 88 है, लेकिन ये रिपोर्ट वाली इसको प्राथमिकता देना है। फिर ये तो पूरे भारतीय स्तर पर प्रयास थे। इन समितियों के नाम आपको याद करने हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। उसके बाद राजस्थान ने अपने अलग प्रयास किए थे, ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी अगर याद रहे तो रख लेना। हरीश चंद्र माथुर है वो सबसे पहले 1963 ईस्वी में हुई थी। फिर सदीक अली समिति 1964 के अंदर 64 सदीक है। फिर गिरधारी लाल व्यास ने 1973 में की थी। फिर हरलाल सिंह खर्रा ने 1990 में की है। फिर अरुण कुमार ने 1996 में है। फिर शिव शरण माथुर ने 2000 में। और सबसे लास्ट वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, गुलाब चंद कठारिया ने एक उप समिति का गठन किया गया था, वो थी 2009 में। ये उप समिति है। ये समितियां इनकी जांच के लिए, इनकी और ठीक ठाक करने के लिए समितियों का गठन होता रहता है। जैसे आपको आइडिया नहीं होगा, पहले सरपंच वगैरह चुनाव के अंदर 8वीं पास अनिवार्य कर दिया था, तो ये समितियां ही सिफारिश करती है कि अब इनमें अनिवार्यता ये कर लेनी चाहिए। तो ये इसमें ज़्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा 1 बार 2 बार देखना है। तो एक तो ये सदीक अली वाला याद रख लेना, और एक गिरधारी व्यास याद रखना, और 2 ये याद रख लेना। इतनी याद हो जाएगी तो फिर आप लोग ढूंढ लेंगे। थोड़ा वर्ष याद करने के लिए ऐसे थोड़ा देखे जैसे वहाँ पर था अपने 57, 77, फिर 85, 86 ऐसे, इसी प्रकार यहाँ 63, 64, 73, फिर 90, 96, फिर 2000 और फिर 2009। इसको थोड़ा याद करने का प्रयास करना। आखिरी रूप से जब इतनी सारी सिफारिशें हो चुकी थी
तो अब बारी आ गई थी संविधान के अंदर इनको लिखने की। तो संविधान में लिखने के लिए आपको आइडिया होगा, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के भाग 20 में लिखा हुआ है कि संविधान में जब भी संशोधन करना होगा वो संसद करेगी, और वहां पर लिखा हुआ है कितने तरीके से करेगी, 2 तरीके से, एक बहुमत के आधार पर और एक आधे से अधिक राज्यों की सहमति के आधार पर। तो इतना सब जब अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान के अंदर लिखने की बारी आई, तो एक संविधान के अंदर हमने कहा था जब भी संशोधन होगा तो एक तो नंबर होगा और एक उसका वर्ष होगा। तो 2 बैक टू बैक संशोधन किए गए, एक किया गया 73वां संविधान संशोधन और एक किया गया 74वां संविधान संशोधन। दोनों बातें वर्ष 1992 की है, 1992 की। 1992 के अंदर 2 बिल आए थे। हमने कहा ना, एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। पहले जब आता है तब बिल होता है, जब उसको पारित कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट। तो एक 73वां बिल आया, एक 74वां बिल आया। जब ये पारित हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, एक्ट बन जाएंगे। तो मैं लास्ट में कहूंगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या एक्ट 1992, यानी वो बन चुका है। ठीक है, 2 बिल आए, ये बिल आया, बिल आते ही 1992 ईस्वी के अंदर ही क्या हो गया है, संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। 74वां भी संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया, क्योंकि कौन नहीं चाहता गांवों के अंदर स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो। हालांकि पहले एक बार और प्रयास किया था राजीव गांधी ने, वो 63 और 64 और 65, 64वां और 65वां संविधान संशोधन था, वो है, वो बिल है, वो उस समय बिल रद्द कैसे होते इतना हमने बताया नहीं था, जैसे भी है वो बिल है वो रद्द हो गए थे। उसके बाद में ये दोबारा लाए गए और ये पारित करने हैं। एक 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ, एक 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ। पारित होने के बाद में संविधान में जहां जहां पर बदलाव हुआ उसको हमको याद रखना है, वो हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन से क्या क्या प्रभाव पड़ा। एक भाग खाली पड़ा था, सबसे पहले भाग नंबर 9 था, वो खाली पड़ा था। तो इन्होंने कहा कि 73वें संविधान संशोधन को भाग नंबर 9 में रख लीजिए। ठीक है, ये किससे संबंधित था, आप ये कहोगे पंचायती राज से संबंधित था। किससे संबंधित है, पंचायती राज। आप कहोगे पंचायती राज का मतलब ग्रामीण है ना, हाँ भाई ग्रामीण है। और इसका नंबर संबंध किससे हो जाएगा, नगरीय स्वशासन से। इसको ग्रामीण स्वशासन कह दो, इसको नगरीय स्वशासन कह दो, स्वशासन। ठीक, और इसको रखा गया, एक नया भाग बनाया गया, भाग नंबर 9 का, भाग 9 का। हमने कहा ना, जब भी कुछ नया करेंगे तो हिंदी का अक्षर क आएगा, अंग्रेजी का बड़ा अल्फाबेट ए आएगा। लेकिन भाग 9 खाली पड़ा था, तो पंचायती राज को कहाँ दर्ज कर दिया गया, भाग 9 में। तो ये भी नया माना जाएगा। आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा 73वें संविधान संशोधन से क्या क्या बदलाव हुए, आप कहोगे साहब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भारतीय संविधान 9 में दर्ज किया गया था। ठीक, फिर 9 में अनुच्छेद, इसके अंदर अनुच्छेद बनाए गए। तो एक तो अनुच्छेद लिखा गया 243, अनुच्छेद 243। उसके बाद में एक और लिखा अनुच्छेद 243 का, फिर एक और लिखा अनुच्छेद 243 ख। देखो भाग 9 खाली पड़ा था, तो अनुच्छेद 243 नंबर भी खाली पड़ा था, इसलिए उसकी जगह पर लिख लिया गया। ऐसे क ख ग ग करते करते अगर अपन अल्फाबेट में करेंगे तो ये हो जाएगा बड़ा ए, ये हो जाएगा बड़ा बी, ऐसे हो जाएगा बड़ा सी। ऐसे करते करते अंग्रेजी के अल्फाबेट नंबर ओ तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे, ओ तक आएंगे। और क ख ग में आ जाएंगे, देखना अपने 15 नंबर पे आ जाएंगे, त थ द ध न ट ठ ड ढ ण। हिंदी के अक्षर में हण तक आ जाएगा, अनुच्छेद 243 हण कह दो या ओ कह दो, इस तक इसका उल्लेख किया गया। दोबारा कह रहा हूं मैं, 73वें संविधान संशोधन से क्या फर्क पड़ा। आप कहोगे भारतीय संविधान के भाग 9 में परिवर्तन किया गया, भाग 9 के तहत ये जोड़ा गया अनुच्छेद 243। ये 243 खुद भी है, फिर 243 ए बी सी डी ऐसे करते ओ तक, यानी ओ आ गया 15 नंबर पर, एक ये हो गया। कुल 16 अनुच्छेद है वो नए जोड़े गए, भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 में जोड़े गए। ठीक, उसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे, आप कहोगे नगरीय स्वशासन है। भाग नंबर नया जोड़ा कौन सा, 9 क, और अनुच्छेद नंबर जोड़े गए 243। हण तक यहाँ था, यानी ओ तक यहाँ था। हण कह दो ओ कह दो, एक ही बात है। हिंदी में कहेंगे तो हण आ जाएगा 15 नंबर पर, इसमें कहेंगे तो 15 आ जाएगा ओ पे। ठीक, एक ये खुद। इस प्रकार टोटल कितने अनुच्छेद हो गए, 16। उसी प्रकार भाग 9 क के अंदर अनुच्छेद 243 ओ के बाद में आता है पी, तो पी से शुरू किया गया। और जब वापस जेड आ गया तो जेड के बाद में नाम रखा गया जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस प्रकार से जेड जी तक चले, ये जेड जी तक चले हैं। तो 243 जेड जी तक है वो नए अनुच्छेद भी जोड़े गए। हिंदी में कहोगे तो पी का मतलब हो जाएगा त, तो त से शुरू होंगे और फिर आगे आ जाएगा य के बाद में आगे का गणना नहीं करेंगे, फिर य क य ख,
क्योंकि जेड है वो ये तक आएगा, 26वां अक्षर जेड है, 26वां अक्षर यह है, तो ये के बाद में य क य ख य घ ऐसे करेंगे तो अपना जी तक आ जाएगा, य च तक। तो ये हिंदी में है, ये अंग्रेजी में है, दोनों देख लेना, पेपर दोनों भाषाओं में आता है। ये टोटल अनुच्छेद काउंट करेंगे तो हो जाएंगे अपने 18। तो ये टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए, ये 18 जोड़े गए। इनको कहाँ जोड़ा गया? आप कहोगे भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 क में जोड़ा गया, अनुच्छेद नंबर 243 पी से शुरू किया गया, जेड जी तक रखा गया, और 73वें संविधान संशोधन को भाग 9 में रखा गया। इसको 9 कर, इसको 9 ख मत करना, खोटा हो जाएगा, दोनों खोटे हो जाएंगे। इसको 9 रखने देना, उसको 9 क रखने देना। इसका भाग नंबर 9 अनुच्छेद 243 से लेके 243 खुद भी है, 243 का ख गड़ा करते हुए अण तक है, अंग्रेजी में कहेंगे 243, फिर 243 ए बी सी डी ऐसे करते करते ओ तक है, यानी कुल 16 अनुच्छेद है वो नहीं जोड़े गए। तो एक तो आपको कहोगे संविधान के अंदर भाग में परिवर्तन किया गया और भाग के साथ में अनुच्छेद भी प्रभावित हुए। हमने पहले भी कहा था कि कोई ना कोई भाग के अंदर क्या है, अनुच्छेद है। जैसे हमने कहा था भारतीय संविधान का भाग 3 है, तो उसमें अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक है। वैसे हमने कहा था भाग नंबर 6 है, अनुच्छेद नंबर 152 से लेके 237 तक है। उसी प्रकार भाग नंबर 9 243 से लेके 243 ओ तक है। उसी प्रकार भाग नंबर 9 का ये अलग भाग है, ये भाग 9 अलग है, ये भाग 9 का अलग है। इसके अंदर अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। ठीक, इसी के साथ साथ में अपने पहले बात की थी कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी, 8। उसके बाद में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? आप कहोगे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। फिर 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो आप कहोगे 1985 में जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, 1985। उसके बाद में अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12। इसके लिए पूरी की पूरी अनुसूची नंबर कितनी जोड़ी गई? 11, और इसके लिए अनुसूची नंबर जोड़ी गई 12। उस अनुसूचियों के अंदर लिखा क्या गया था कि पंचायतों को कुल कितने काम देंगे, उन कामों की एक सूची बनाई थी। हमने कहा था सर अनुसूचियों का तात्पर्य एक सारणियां है, शेड्यूल्स है। तो 11वीं अनुसूची के अंदर टोटल विषय रखे गए थे, विषय का मतलब काम रखे गए वो थे 29, और 12वीं के अंदर रखे गए थे वो थे 18। इतना अपने को याद रखना है। तो आप कहोगे 73वें संविधान संशोधन से परिवर्तन कहाँ हुए? तो आप कहोगे सा एक तो 11वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई इस संविधान संशोधन के तहत। ये दोनों अलग मैटर है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं थोड़ा और करूं नहीं तो आप गड़बड़ कर लोगे। एक संविधान में संशोधन हुआ 73वां 1992 में वर्ष में ये पारित हो गया, और उसके बाद में ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। इसीलिए हम लोग, और इसका संबंध किससे? आप कहोगे इसका संबंध है पंचायती राज से। पंचायती राज कह दो या ग्रामीण स्वशासन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, इस 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? आप कहोगे पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस संशोधन से क्या क्या फर्क पड़ा? आप कहोगे एक हमारा भाग है वो खाली पड़ा था, इसलिए वापस भाग 9 के अंदर परिवर्तन किया गया, भाग 9 जोड़ा गया, ये कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अनुच्छेद जोड़े गए, 243 से लेके 243 ए बी सी डी करके ओ तक जोड़े गए। इसके अलावा भारतीय संविधान के अंदर एक अनुसूची जोड़ी गई। आप कहोगे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आप कहोगे अभी हमको याद हो गई है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और टोटल इसके अंदर कितने विषय थे? विषय का मतलब काम होता है, और टोटल कितने विषय हो गए? 29 विषय हो गए। इस प्रकार से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का काम कर लिया गया। ये 73वां संविधान संशोधन है, मैंने पूरा का पूरा बता दिया। फिर से बता रहा हूँ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, 24 अप्रैल 1993 को पूर्णतः लागू होता है, पूरे भारत में लागू हो जाता है। प्रत्येक राज्य को कहा गया आगामी 1 वर्ष के भीतर भीतर आपको भी लागू करना होगा। फिर इसी दिवस को हम लोगों ने पंचायतों से संबंधित था, इसलिए पंचायती राज दिवस मनाया। फिर भाग 9 में परिवर्तन किया गया, फिर 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए, फिर अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची नंबर 11, कुल विषय रखे गए थे 29। इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 1992 में था, ये लागू हो गया था 1 जून को, और वर्ष था 1993। इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था नगरीय स्वशासन से, उसका था पंचायती राज से। यह है नगरीय स्वशासन से। इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ? तो एक तो भाग जोड़ा गया नया, भाग का नाम था 9 क, अनुच्छेद जोड़े गए 243 पी से लेके जेड जी तक। इसी प्रकार से एक अनुसूची जोड़ी गई, और अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची नंबर जोड़ी गई 12वीं, और इसके अंदर टोटल विषय कितने रखे गए? आप कहोगे 18 विषय। वहां कितने थे? 29 विषय। यहाँ कितने हैं? 18 विषय। वहां पर भाग कौन सा था? 9। यहाँ कौन सा है? 9 क।
वहां अनुच्छेद कितने थे 16, यहाँ अनुच्छेद कितने 18। वहां शुरू कहां से था 243 से लेके 243 ओ तक, यहाँ कहां से है 243 पी से लेके जेड जी तक। उसकी लागू होने की तिथि 24 अप्रैल 1993, इसकी लागू होने की तिथि 1 जून 1993। उसका संबंध पंचायती राज से, इसका संबंध ग्रामीण स्वशासन। मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, जब हमने बात की थी कि राज्यों को कहा गया कि 1 वर्ष के भीतर भीतर आपको क्या करना है, अपने अनुसार है वो उसको लागू करना। इसलिए राजस्थान ने है वो पंचायती राज का एक नया अधिनियम बनाया वर्ष 1984 ईस्वी के अंदर। तो आप लोगों के लिए 2 सवाल हो गए। पूरे भारत में लागू होने वाला अधिनियम तो कौन सा है, आप कहोगे 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, और राजस्थान के लिए कौन सा है, तो आप कहोगे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। ये याद रखना है। ठीक, फिर इसकी समीक्षा के लिए एक और समिति बिठाई गई थी एक्ट 1992 के लिए। समीक्षा के लिए नाथुराम मिर्धा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाता है। पूरे भारत भर में इस पंचायती राज की समीक्षा की जाती है और उसके बाद में कहा जाता है कि अब इसको पूर्णतः है वो लागू कर देना चाहिए, और इसकी ठीक ठाक जानकारी है वो हमको दे दी गई थी। उसके बाद में हमने कहा था कि बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को ही लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर बताए थे, आप कहोगे 3 स्तर बताए थे। 3 स्तर कौन कौन से थे, उसके नाम लिख रहा हूं। सबसे नीचे स्तर था, उसका नाम था ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। उसके ऊपर रखा गया था, उसका नाम था पंचायत समिति, और तीसरा था जिला परिषद। ये मैंने 10वीं कक्षा में पढ़ाई थी, तब आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। उसी प्रकार सबसे पहले कौन सी है भाई, ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत में होता क्या क्या है। नंबर 1, इस ग्राम पंचायत में एक तो होता है सरपंच, एक कौन होता है, आप कहोगे उप सरपंच। तीसरा कौन होता है, इसमें होता है अपन गांव में भाषा में कहते हैं वार्ड पंच, और इस राजनीति की भाषा में कहेंगे ग्राम पंचायत सदस्य। ये इतने होते हैं। ठीक, एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होगी, आप कहोगे, आपने बहुत बार बता दिया था, न्यूनतम जनसंख्या 3000 होगी। ये ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी, आप कहोगे ये कहीं पर भी हो, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 9। इस प्रकार से एक ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या याद रखना 3, न्यूनतम सदस्य याद रखना है 9। मुखिया कौन कहलाता है, सरपंच। उप मुखिया कौन कहलाता है, उप सरपंच। सदस्य क्या कहलाते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य। अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं ना वार्ड पंच, वो वार्ड पंच है। ठीक, इसके बाद अगर यहाँ जनसंख्या 1000 बढ़ जाती है, या अगर जनसंख्या 1000 बढ़ जाती है, तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या प्लस कितनी हो जाएगी, 2। तो ग्राम पंचायत में प्रत्येक 1000 जनसंख्या बढ़ने पर सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ेगी, 2। उसके बाद दूसरे नंबर की कौन सी है, पंचायत समिति। यहाँ पर कौन कौन होते हैं, तो हमने आपको बताया था, एक यहाँ पर प्रधान होता है, एक यहाँ पर उप प्रधान होता है, और तीसरे यहाँ पर सदस्य होते हैं। वो सदस्य क्या कहलाएंगे, पंचायत समिति सदस्य। ठीक, यहाँ पर जनसंख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम जनसंख्या यहाँ पर 1 लाख होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में कितनी थी, आप कहोगे 3000 थी। वहाँ सदस्य कितने थे, 9। यहाँ सदस्यों की संख्या हो जाएगी 15। ठीक है, आप कहोगे अगर यहाँ से 15 से बढ़ाकर 2 और बढ़ाने हैं तो जनसंख्या कितनी चाहिए, तो आप कहोगे यहाँ पर 15000। तो प्रत्येक 15000 की जनसंख्या पर सदस्य संख्या कितनी बढ़ती जाएगी, 2। यहाँ का मुखिया क्या कहलाएगा, प्रधान। उप मुखिया क्या कहलाएगा, उप प्रधान। सदस्य क्या कहलाएंगे, पंचायत समिति सदस्य। आपको याद आया होगा, हमने 2 ग्राम पंचायतों का मिलाकर एक आदमी को ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायतों से मिलाकर एक को पंचायत समिति में भेजा था, वो थे अपने पंचायत समिति सदस्य। उसके बाद बनती है जिला परिषद। इस जिला परिषद के निर्माण के लिए सबसे मुखिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। एक इसका उप मुखिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं उप जिला प्रमुख, और यहाँ के सदस्य होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जिला परिषद सदस्य। ठीक, इसके गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या की कितनी आवश्यकता है, तो न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता वैसे 4 लाख है, लेकिन कितनी भी होगी तो एक जिला परिषद का गठन तो आपको करना ही होगा। अगर उससे छोटी है तो आपको फिर नगर पालिका ही रखनी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जनसंख्या होगी, और यहाँ पर न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो 17 होगी। 17 जनसंख्या करने, 17 से अगर 2 बढ़ानी है, 19 करनी है, तो यहाँ पर आपको 1 लाख की जनसंख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर कितनी हो जाएगी, 2। हालांकि अगर कोई भी जिला है तो एक जिला परिषद होना तय है, जनसंख्या चाहे 4 लाख हो या उससे कम हो। अगर 4 लाख से कम है तो फिर वो जिला बना ही नहीं है, इसलिए जिला परिषद में हम लोग नहीं करते। ठीक, तो जितने राजस्थान में जिले हैं उन सब जिलों के अंदर एक जिला परिषद तो है ही है। इनका मुखिया क्या कहलाता है, तो आप याद रखेंगे जिला प्रमुख। ठीक, ये पूरी बातें डिटेल में हम लोग पहले बता चुके हैं। उसके बाद में इन सब का चुनाव कौन करवाता है, पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है, तो एक तो हमने सबसे पहले बात की थी कि एक तो केंद्रीय चुनाव आयुक्त होता है,
केंद्रीय चुनाव आयोग। ये किस किस के चुनाव करवाता है? हमने पहले बता दिया था कि ये एक तो राष्ट्रपति के करवाता है, एक उपराष्ट्रपति के करवाता है, इसके अलावा लोकसभा सदस्यों के करवाता है, राज्यसभा सदस्यों के करवाता है, सब राज्यों की विधानसभा के सदस्यों का करवाता है। सब राज्यों में तो नहीं है, लेकिन 6 जगह है वहां पर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी कौन करवाता है? ये केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। हमने कहा था हर 18 वर्ष का वयस्क मताधिकार रखने वाला आदमी है वो इन सब के चुनाव करवाता है, चुनाव करता है और चुनाव करके अपने है वो अपनी अपनी परिषदों में भेजने का काम करते हैं। ये तो पूरा का पूरा काम कौन करता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। लेकिन जब नई पंचायती राज की व्यवस्था की गई, नगरीय व्यवस्था बनाई गई, तो एक नया आयोग बिठाया गया, उसका नाम रखा गया राज्य चुनाव आयोग। चुनाव को निर्वाचन कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, इसका गठन किया गया। ये प्रत्येक राज्य में एक होगा। प्रत्येक राज्य में कितना होगा? एक। ये तो पूरे भारत में एक ही है, ये पूरे भारत में एक ही होगा, अलग अलग राज्यों का अलग अलग नहीं है। ये प्रत्येक राज्य में कितना होगा? आप कहोगे प्रत्येक राज्य में एक होगा। इसका मतलब राजस्थान में भी एक है, बिल्कुल राजस्थान में भी एक है। ठीक, इसके अंदर एक होता है और एक ही आदमी इसका मुखिया होता है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? ये परीक्षा में सवाल आएगा, तो आप कहोगे राज्यपाल। हमने जब राज्यपाल पढ़ा था, मैंने बताया था राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है, तब भी मैंने इसका नाम लिया था कि एक राज्य निर्वाचन आयोग, एक वित्त आयोग, इसके अलावा हमने मुख्यमंत्री, मंत्रियों की, इनकी सबकी नियुक्ति बताई थी, तब साथ में बताया था। एक महाधिवक्ता भी बताया था, और भी खूब सारे मैंने आयोग भी बताए थे। ठीक, तो एक तो ये अपने चुनाव हो गया। ठीक, दूसरा, इन जितनी सारी मैंने संस्थाएं बताई है, उन संस्था के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष? ठीक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। देखो सब वापस बता रहा हूँ। गांव के अंदर एक सरपंच हुआ करता था, एक उप सरपंच हुआ करता था। गांव के सदस्य हुए हैं वो हम लोग ग्राम पंचायत सदस्य कहलाते थे। पंचायत समिति में प्रधान होता था, उप प्रधान होता था, जिला पंचायत समिति सदस्य हुआ करते थे। फिर एक जिला प्रमुख होता था, एक उप जिला प्रमुख होता था, एक जिला परिषद सदस्य हुआ करता था। इसका मतलब ये कौन है? आप कहोगे ये सरपंच है। ये कौन है? आप कहोगे प्रधान है। ये कौन है? आप कहोगे जिला प्रमुख है। ठीक, ये कौन है? आप कहोगे इसके सदस्य, ये इसके सदस्य हैं और ये इसके सदस्य हैं। ठीक, ये उप सरपंच है, ये उप प्रधान है, ये उप जिला प्रमुख है। अब देखना इन सब के तो चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष। इन सब के चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष। और एक याद रखना है, सरपंच। तो मैंने जिसके गोले किए ये सारे के सारे तो कैसे हैं? प्रत्यक्ष। इसके अलावा सारे किसके हैं? अप्रत्यक्ष। यानी उप सरपंच अप्रत्यक्ष है, प्रधान अप्रत्यक्ष है, उप प्रधान अप्रत्यक्ष है, जिला प्रमुख अप्रत्यक्ष है, उप जिला प्रमुख अप्रत्यक्ष है। ये मैंने बेसिक कक्षाओं में नीचे से शुरू करते हुए ऊपर गया तब भी बताया था। इसके बाद में आरक्षण की क्या व्यवस्था है? हमने अभी अनुच्छेदों की बात की थी, अनुच्छेद 243, फिर 243 ए, बी, सी और डी। अनुच्छेद 243 डी के अंदर लिखा हुआ है कि पंचायती राज और ग्रामीण स्वशासन में क्या दिया जाएगा? आरक्षण। अभी हम पंचायती राज बात कर रहे हैं, तो पंचायती राज का आरक्षण किस में है? आपको अनुच्छेद 243 डी में है। ठीक, ये आरक्षण है वो किस प्रकार का? एक तो यहाँ पर दिया गया महिलाओं को आरक्षण, दूसरा यहाँ पर दिया गया एससी को, एसटी को और ओबीसी को आरक्षण। हमने जब विधानसभा और लोकसभा की बात की थी, तब वहां पर केवल एससी और एसटी के आरक्षण की बात की थी। और 106वें संविधान संशोधन 2022 के तहत हमने केवल महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया था, उसको लागू अभी तक हमने नहीं किया था। तो आपको अगर पंचायती राज में पूछे तो महिलाओं को आरक्षण है, एससी को आरक्षण है, एसटी को आरक्षण है, ओबीसी को आरक्षण है। इनको जो आरक्षण दिया गया है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो खुल्लम खुला दिया गया है, और वो खुल्लम खुला कितना दिया गया? आप कहोगे 1/3 दिया गया है। राजस्थान में इसको बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्तावित है? 50%। बिहार पहला राज्य है जिन्होंने पंचायती राज के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण है वो दे दिया गया है। ठीक, तो ये आरक्षण का अनुच्छेद याद रखना, बाकी कितना क्या है नहीं पूछेंगे। महिलाओं वाला थोड़ा याद रखना कि 1/3 आरक्षण है। ठीक है, अभी उसके बाद में कार्यकाल इनका कितना होता है? कोई भी हो, सबका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष होने के पश्चात है वो इनको भंग किया जाता है, उसके बाद में दोबारा चुनाव करवा लिए जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 5 साल पूरा ही पूरा हो, 5 साल से पहले भी विघटित करने का अधिकार है वो राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयोग के पास में सुरक्षित है। योग्यता कितनी है? तो एक तो याद रखना है, न्यूनतम चुनाव लड़ने के लिए योग्यता 21 वर्ष की है, और उसी संबंधित क्षेत्र का होना आवश्यक है। जैसे अपने गांव का सरपंच बनना है तो गांव का मतदाता होना आवश्यक है। ठीक, और एक ये तिथि याद रहे तो ठीक है, 21 नवंबर 1995 से पहले अगर कोई जितनी सारी संतान है उन सबको एक माना गया है। उसके बाद में जितनी संतान है, अगर एक पहले वाली एक बाद की हो गई, 2 से अधिक संतान है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये नियम है वो अभी भी लागू है। पहले एक सरपंच के लिए 8वीं पास वाला था, लेकिन उसको वापस हटा दिया गया था, ये अपने को याद नहीं रखना है। ठीक,
कार्यकाल 5 वर्ष होता है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष याद रखनी है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए हमने पढ़ी थी 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए हमने पढ़ी थी 35 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों के लिए हमने पढ़ी थी 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए पढ़ी थी 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए पढ़ी थी 30 वर्ष। उसके बाद में ये निर्वाचन आयोग है, चुनाव करवाने वाला। हमने अभी पीछे बात की थी, निर्वाचन आयोग 2 प्रकार के होते हैं, एक केंद्र के अंदर होता है और एक होता है राज्यों के अंदर। राज्यों वालों के अंदर 2 अनुच्छेद अगर याद रहे तो बढ़िया है, 243 एक तो के और दूसरा है जेड ए। हमने कहा ना कि भाई 243 से लेके 243 ओ तक तो है वो है पंचायती राज का, और वापस हमने पढ़ा था पी से लेके जेड जी तक है वो किसका है, नगरियों का। तो जेड जी में बीच में आ जाएगा जेड ए, तो ये तो हो जाएगा नगरियों के लिए, ये हो जाएगा पंचायतों के लिए। उसके अलावा एक जिस प्रकार से अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र में एक वित्त आयोग होता है और राज्यों और केंद्र के बीच करों का बंटवारा करता है, उसी प्रकार अपने राज्य के भीतर ही वापस पंचायती राज की जिला परिषद को कितना देना है, गांव को कितना देना है, पंचायत समितियों को कितना देना, इनके बंटवारा करने के लिए एक अलग से वित्त आयोग का गठन किया गया, अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई। 243 आई और वाई, आई वाई ऐसे याद रख लेना, आई वाई को कहते हैं आय, और आय व्यय का कौन रखता है निगरानी, वित्त आयोग। ठीक, फिर इनका कार्यकाल कितना होता है तो हमने बता दिया 5 वर्ष होता है। और इसका कार्य क्या है तो देखो, गांव वाले का कार्य क्या होगा, छोटे छोटे मेलों का आयोजन करना, पशुओं की ठीक ठाक व्यवस्था करना, प्रबंधन करना, थोड़ी साफ सफाई रखना, छोटे छोटे स्वास्थ्य की देखभाल करना, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम चलाना, छोटे छोटे बच्चों के लिए बाल आंगनवाड़ी में थोड़ा सहयोग करना। इस प्रकार के छोटे छोटे काम होते हैं, ज़्यादा कोई बड़े काम है नहीं। कितने काम है तो हमने बता दिए, अनुसूची नंबर 11 के अंदर 29 काम है और अनुसूची 12 के अंदर 18 काम है। 11 वाले गाँवों के और 12 वाले 12वीं अनुसूची वाले नगरों के। ठीक, फिर ये अपने कोई काम की है नहीं, ये अपने ग्रामीण स्वशासन को और ठीक करने के लिए एक 5 प्रकार की समितियों का गठन होता है। एक प्रशासन और इनकी स्थापना की बात करता है, दूसरी इनकी वित्त और कर का बंटवारा करता है, तीसरा इनके विकास और वहाँ पर कुछ अगर उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन को बढ़ावा देता है, एक शिक्षा और सामाजिक सेवा में काम करता है, और एक है वो सामाजिक न्याय की बात करता है। ये नाम एक बार अगर सुने हुए होंगे तो कभी काम आ जाएंगे। इसके बाद बैठकों की क्या क्या व्यवस्था है तो हमने कहा था कि 3 स्तर है, एक ग्राम स्तर है, दूसरा पंचायत समिति स्तर है और तीसरा जिला परिषद स्तर है। ठीक, यहाँ पर मैं एक एक महीने की बता रहा हूँ। गांव के अंदर 1 महीने में 2 बैठक होना आवश्यक है, पंचायत समिति में 1 महीने में 1 बैठक होना आवश्यक है, और जिला परिषद में 3 महीने में 1 बैठक होना आवश्यक है। अगर एक एक साल की बात करूँ तो 1 साल में गाँव के अंदर 24 बैठक होना आवश्यक है, पंचायत समिति में 12 होना आवश्यक है, और जिले के अंदर 4 बैठकें होना आवश्यक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, 3 स्तर वाले, एक तो ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति और तीसरी जिला परिषद, इनकी बैठक की बात कर रहा हूँ। किसी भी मतदाता से संबंधित कोई बात अभी तक नहीं है। फिर अगर इनको हटाना है, किनको हटाना है तो प्रत्यक्ष वालों को तो हम लोग हटा नहीं सकते, अप्रत्यक्ष वालों को हटा सकता है। आप कहोगे अप्रत्यक्ष में तो एक तो हमारे पढ़ा था उप सरपंच, दूसरा हमने पढ़ा था प्रधान, तीसरा पढ़ा था उप प्रधान, चौथा पढ़ा था जिला प्रमुख और 5वां पढ़ा था उप जिला प्रमुख। इनको तो हम लोग हटा ही सकते हैं। इसके अलावा एक आदमी और है, उसको भी हटा सकते हैं, और वो है सरपंच। बेसिक कक्षाओं में मैंने बताया था सरपंच एक पूरे भारत में अपवाद है कि इनको प्रत्यक्ष रूप से तो चुना जाता है लेकिन हटाने का इसमें प्रावधान है। बाकी भारत में किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से चुना तो जाता है लेकिन हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमने भारत में लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा था। तो इन सबको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 सदस्यों के द्वारा सबसे पहले क्या करना, 1/3 सदस्यों के द्वारा क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ेगा, और वापस 3/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने बताई थी एक गांव के अंदर न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी, आपने कहा था, आपने बताया था 9, पंचायत समिति में कितने बताए थे 15, जिला परिषद में कितने बताए थे 17। मान लीजिए ये इतने ही है, अगर इतने ही है, अगर किसी सरपंच को हटाना है तो 9 में से 1/3 सदस्य तो प्रस्ताव लाएंगे, फिर 3/4 से अगर पारित करेंगे तो हटाया जाएगा। हमने राष्ट्रपति को हटाने के लिए पढ़ा था, उस समय हमने पढ़ा था 1/4 से लाया जाएगा और 2/3 से हटाया जाएगा। इसका मतलब उससे भी ये कठिन प्रक्रिया है। ये आंकड़ा थोड़ा याद रखना, बाकी कोई सवाल नहीं है। फिर वो तो पूरा सिस्टम है। इसके अलावा एक और नया सिस्टम होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राम सभा। ये क्या है देखो, वो तो थी ग्राम पंचायत, ये ग्राम सभा अलग है। इस ग्राम सभा का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 था, उसके बाद में जो 243 क या 243 ए था उसके अंदर उल्लेख किया गया। एक सब तो अपने को ये याद रखना है। उसमें कहा गया एक ग्राम सभा होगी पूरे गांव के अंदर, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, आप कह दोगे सरपंच अध्यक्षता करेगा,
ठीक है। और इसमें सदस्य कौन होंगे, तो जितने सारे गांव के मतदाता है वो सब के सब इसमें सदस्य होंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक ग्राम पंचायत होती है, एक जिला परिषद और एक पंचायत समिति। उन तीनों में जो बैठकें होती थी वो केवल सदस्यों की हुआ करती थी, 9, 15 और 17 वार्डों की। लेकिन ये जो ग्राम सभा है इसकी जो बैठक हो रही है इसमें वो सदस्य भाग तो ले ही रहे क्योंकि वो गांव के मतदाता है, लेकिन वो सदस्य के रूप में नहीं लेकर मतदाता के रूप में भाग लेंगे। तो इसके सदस्य कौन होंगे, आप कह दोगे समस्त मतदाता। समस्त कौन होंगे, मतदाता, यानी जो भी 18 वर्ष का है वो इसका सदस्य होगा, पूरे गांव के इसमें सदस्य होंगे। कितने सदस्य आएंगे तो बैठक होगी, आपका उत्तर होगा 1/10। इसको हमने पहले भी कहा था, इसको गणपूर्ति कहते हैं, इसी को हम लोग कोरम कहते हैं। इसी को कह दीजिए एक बैठक के लिए आवश्यक उपस्थिति कितनी होगी, 1/10। ठीक, हमने जब विधानसभा लोकसभा की बात की थी तब भी कितनी बताई थी, 1/10। ठीक, और एक हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि राज्यों को कहा गया कि आप भी अपने पंचायतों को सुधारने के लिए कुछ एक्ट बना सकते हो। तब राजस्थान ने एक अधिनियम बनाया था, पंचायती राज अधिनियम 1994। उसके अंदर खूब सारे अध्याय है। उस अध्याय 2 के अंदर फिर आगे क के अंदर लिखा हुआ है कि राजस्थान में भी ये क्या होगी, ग्राम सभा। और इस ग्राम सभा की न्यूनतम बैठकें कितनी होगी, तो आप कहोगे न्यूनतम बैठकें 2 होगी। लेकिन राजस्थान कितनी प्रस्तावित करता है, 4 करता है। तारीखें मैंने 3-4 बार बता दी। एक तो है अपनी 26 जनवरी को, एक 26 जनवरी, दूसरी 15 अगस्त है, तीसरी अपनी 2 अक्टूबर है और चौथी है 1 जून। ये 4 बैठकें हैं वो ग्राम सभा की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम सभा एक अलग चीज है और ग्राम पंचायत एक अलग चीज है। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच। ग्राम सभा की भी कौन करता है, सरपंच। ग्राम पंचायत की बैठक की उपस्थिति कितनी चाहिए, वहां 1/3 थी, ग्राम सभा में कितनी है, 1/10 है। वहां सदस्य कौन होंगे, केवल वार्ड पंच या फिर ग्राम पंचायत सदस्य होंगे। यहाँ पर सदस्य कौन होंगे, समस्त मतदाता होंगे। और उसका उल्लेख कहाँ पर है, आप कहोगे उनकी बैठकों का उल्लेख तो ई 243 ई में है, लेकिन इनका उल्लेख कहाँ है, तो ये 243 क में है। और 1994 के अधिनियम के अंदर अध्याय नंबर 2 के क में भी इसका उल्लेख किया गया है। वहां पर हमने बात की थी कि एक साल में कितनी बैठकें होनी चाहिए, तो मैंने लिखा था 24 बैठकें होनी चाहिए। इसकी एक साल में कितनी बैठकें होनी चाहिए, आप कहोगे 2 होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान तो कितनी करता है, 4 करता है। 4 तारीखें आपको याद रखनी है। ठीक, इसके बाद में एक वार्ड सभा भी होती है। प्रत्येक वार्ड की एक सभा होती है, प्रत्येक वार्ड के मतदाता इसमें भाग लेते हैं। प्रत्येक वार्ड का वार्ड पंच यानी ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है वो है, वो इसकी बैठक करता है। इसका कोई ज्यादा परीक्षा का सवाल है नहीं। इसके अलावा अपने जो गांव के अंदर न्याय करने के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। हालांकि ये सुचारू रूप से कार्य तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अपने एक्ट याद रखना है 2008 का। 2008 के एक्ट के तहत है वो ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। और इस ग्राम न्यायालय की एक्ट जब 2008 में बना था, इस एक्ट के तहत जो सबसे पहला कोई ग्राम न्यायालय बना था वो याद रखना है, वो है अपना जिला जयपुर और जगह पूछे तो बस्सी। यानी बस्सी जयपुर के अंदर पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना राजस्थान में हो चुकी है। एक्ट याद रखना 2008 का। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, सामुदायिक कार्यक्रम 1952, पंचायती राज एक्ट पूरे राजस्थान में पूरे भारत में बना था वो 1993 का, नगर पालिका वाला 1959 का, और पंचायती राज की स्थापना 1959 में। बलवंतराय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता 1977। ठीक, फिर जैसे अभी मैंने गांव के अंदर 5 समितियां बिठाई थी, उसी प्रकार पंचायत समिति में भी कितनी समितियां होती हैं, 5। वही शिक्षा वाली, प्रशासन वाली, करों वाली, सामाजिक सुधार वाली, सामाजिक न्याय वाली। इतना याद रखने नहीं। ठीक, और एक थोड़ा और बता दूं, जैसे गांव वाली थी ना ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत की बैठक में एक तो सरपंच भाग लेता है, एक उप सरपंच लेता है, एक वो 9 सदस्य लेते हैं। इसके अलावा यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसको हम लोग कहते हैं VDO। ठीक, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। दूसरी जो पंचायत समिति होती है, यहां पर एक हो जाएगा अपना प्रधान, एक हो जाएगा उप प्रधान और एक हो जाएंगे 15 सदस्य। यहां पर जो इनकी बैठक की कार्रवाई करेगा उसको हम लोग कहते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन भाग लेंगे उनका थोड़ा ध्यान रखना। एक यहाँ का जो स्थानीय विधायक होगा वो यहाँ पर बैठक में भाग लेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी सरपंच यहाँ पर आएंगे, सभी सरपंच। तो अगर पंचायत समिति में पूछे तो ये तो परमानेंट है ही, लेकिन नए कौन आ गए, सभी सरपंच भाग लेंगे। उसी प्रकार जिले में जाएंगे तो जिले वाले में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद के 17 के 17 सदस्य प्लस सभी प्रधान, एक एक थोड़ा सबका कद आगे बढ़ा देना। फिर इन सब के लिए एक सतर्कता समिति भी है, 8 सदस्यों की बनती है, अपने कोई काम की है नहीं।
फिर आगे हम लोग चलते हैं नगरीय। एक थोड़ा हटाने वाला बता दूं, इन सबको हटाने, सॉरी अपना इस्तीफा देना है तो कौन किसको देता है? त्याग पत्र। त्याग पत्र बहुत आसान है। देखो, एक बेटा सरपंच, एक बेटा उप सरपंच, एक बेटा ग्राम पंचायत सदस्य, उसी प्रकार एक प्रधान, एक उप प्रधान, ये हो गए पंचायत समिति सदस्य। उसी प्रकार ये जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, ये हो जाएंगे उप जिला प्रमुख, और ये हो जाएंगे जिला परिषद के सदस्य। अब सुनना बड़ा ध्यान से, हमने कहा कि यहाँ का मुखिया कौन होता है? जो प्रशासनिक अधिकारी वो होता है वीडीओ, वीडीओ। यहाँ कौन होता है? बीडीओ। और यहाँ होता है, उसको हम लोग कहते हैं सीईओ, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य अधिशासी अधिकारी। ये सब के सब मिलकर इस्तीफा किसको देंगे? तो आप उत्तर कर लोगे, ये सब के सब इस्तीफा किसको देंगे? एक कदम आगे वाले को देंगे, यानी बीडीओ को देंगे। ठीक है, कौन कौन? सरपंच बीडीओ को देगा, उप सरपंच भी बीडीओ को, सदस्य भी सारे के सारे बीडीओ को। दूसरे स्तर पर देखना, ये सदस्य और उप प्रधान, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, ये प्रधान को दे देंगे। किसको दे देंगे? प्रधान को। और प्रधान को देना है तो ये जिला प्रमुख को दे देगा, जिला प्रमुख को दे देगा। और अगर इन दोनों को देना है, सदस्यों को और उप जिला प्रमुख को, ये भी किसको दे देंगे? जिला प्रमुख को दे देंगे। अब पीछे कौन बचा? एक जिला प्रमुख बचा है, ये देता है संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को। ठीक, ये थोड़ा सिस्टम गड़बड़ कहां पर है? एक तो ये तीनों के तीनों मिलकर इसको दे रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी है, बाकी कोई प्रशासनिक अधिकारी को नहीं दे रहा। जिला प्रमुख फिर आगे दे रहा है संभागीय आयुक्त को। गड़बड़ियां होगी। प्रधान किसको दे रहा है? तो आप या तो सोचोगे कि प्रधान है वो आगे सीईओ को देगा या बीडीओ को देगा, नहीं, इसको करना है जिला प्रमुख को। इनकी तो कोई समस्या है नहीं, ये सदस्य और उप प्रधान दे देंगे प्रधान को, ये सदस्य और उप जिला प्रमुख दे देंगे जिला प्रमुख को। हालांकि देना तो ऐसे था, ग्राम सदस्य और उप सरपंच मिलकर दे देते सरपंच को, सरपंच दे देता प्रधान को, प्रधान देता जिला प्रमुख दे देता संभागीय आयुक्त को। तो थोड़ा आइडिया रखना, दोबारा बोल रहा हूं, ये तीनों को तीनों देंगे बीडीओ को, ये दोनों देंगे इनको, और ये दे देगा जिला प्रमुख को, ये दोनों भी देंगे जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख दे देगा संभागीय आयुक्त को। सवाल दो ही है, सरपंच किसको देता है? बीडीओ को। प्रधान किसको देता है? जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। ठीक, उसके बाद में ये नगरीय वाला मैंने पूरा का पूरा बता दिया। 74वां संविधान संशोधन 1992 1 जून 1993 को लागू होता है। भारतीय संविधान का भाग नंबर 9 का अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर जेड जी तक, अनुसूची नंबर 12, विषय नंबर 18। ठीक, फिर इस नगर वाला सिस्टम भी थोड़ा दो प्रकार का, एक तो है संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब जिसको संविधान में लिख लिया है। किस किस को लिख लिया है? सबसे ऊपर वाला था नगर निगम, दूसरा था नगर परिषद, तीसरा था नगर पालिका। ये तो है संवैधानिक। लेकिन जो गैर संवैधानिक है, यानी बनाया तो संसद नहीं है लेकिन उसको संविधान में नहीं लिखा, वो होती है अपना एक छावनी बोर्ड। क्या होता है? छावनी बोर्ड। ये छावनी बोर्ड राजस्थान में कितने हैं? आप कहोगे एक ही है। कहां पर है? उत्तर दे दोगे नसीराबाद। ठीक, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है 1924 का, अंग्रेजों के काल का, लेकिन वापस अपने राजस्थान के में छावनी बोर्ड के लिए एक्ट बना दिया 2006 का। इस छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? इसके अंदर पूरे के पूरे सैनिक होते हैं। जो इस सैनिक छावनी का अध्यक्ष होता है वही सैनिक बोर्ड का क्या हो जाता है? अध्यक्ष हो जाता है। ज्यादा कोई जानकारी है नहीं। एक फर्स्ट नगर पालिका पूछे तो माउंट आबू उत्तर याद रखना है, माउंट आबू। वर्ष कोई पूछेगा नहीं, पूछे तो याद रखना है 1864 और 65 में निर्मित किया गया था। पहली नगर पालिका है वो माउंट आबू है। ठीक, और अपना इतना मामला तो हो गया पूरा। ठीक, एक थोड़ी चीजें और बता दूं, फिर अपना ये मैटर है वो खत्म हो जाएगा। हमने कहा था कि नगर वाली है वो 3 स्तर की होती है। एक होती है नगर पालिका, दूसरी होती है नगर परिषद, और तीसरी होती है नगर निगम। ठीक, यहाँ याद क्या क्या रखना। एक इसका जो मुखिया होता है वो कहलाता है अध्यक्ष। जैसे गांव में कहलाता था सरपंच, उसी प्रकार यहाँ कहलाएगा नगर पालिका का कौन कहलाएगा? आप कहोगे मुखिया कहलाएगा अध्यक्ष। जिला परिषद का जो मुखिया होगा वो कहलाएगा सभापति। क्या कहलाएगा? सभापति। हमने पंचायत समिति में पढ़ा था, मुखिया पढ़ा था प्रधान। ठीक है, यहां पर नगर निगम होगा, इसका मुखिया कहलाएगा महापौर। क्या कहलाएगा? महापौर, या इसी को हम लोग कहते हैं मेयर। ठीक, वहां पर हमने जिला परिषद में क्या पढ़ा था? जिला प्रमुख पढ़ा था। ठीक, उसी प्रकार यहाँ एक उप होगा, उप मुखिया होगा, उसको हम लोग कह देंगे उपाध्यक्ष। यहाँ होगा वो हो जाएगा उप सभापति, यहाँ होगा वो हो जाएगा उप महापौर या उप मेयर। फिर हमने गांव में पढ़ा था सदस्य क्या कहलाते हैं? ग्राम पंचायत सदस्य,
और पंचायत समिति वाले क्या कहलाते हैं? पंचायत समिति सदस्य। जिले वाले कहलाते हैं जिला परिषद सदस्य। लेकिन यहाँ पर सबके सब सदस्य एक ही शब्द में समेट जाएंगे, उनको कहा जाता है पार्षद, पार्षद, पार्षद। ठीक, वहां पर हमने पढ़ा था कि सबसे यहाँ पर न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 9। यहाँ कितने थे? 15। यहाँ कितने थे? 17। यहाँ पर सब जगह पर एक ही आंकड़ा याद रखना है, 13, 13, 13। तो ये न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। ठीक, एक नगर पालिका का गठन कब तक रहेगा? तो शुरुआत में तो आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 से शुरू हो जाती है, लेकिन सामान्यतः 10,000 से शुरू होती है और 1 लाख तक है वो इनका गठन रहेगा। 1 लाख से जो ही ज्यादा होगी वो क्या बन जाएगी? नगर परिषद। फिर जो ही 5 लाख से अधिक होगी क्या बन जाएगी? नगर निगम। तो ये थोड़ा आंकड़ा याद रखना, कोई ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहाँ से कोई नहीं पूछेगा, नगर निगम का पूछे तो याद रखना है 5 लाख। हमने जिला परिषद का पढ़ा था, वहां पर 4 लाख पढ़ा था। नगर निगम के कितना हो जाएगा? 5 लाख। सदस्य क्या कहलाते हैं? पार्षद। नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? मेयर। बाकी सभापति ये अध्यक्ष कहलाता है। नाम में ही फर्क है, बाकी कोई फर्क है नहीं। फिर पिछली परीक्षाओं में इस टॉपिक से आए हुए हम सवाल कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। ओके, पहला सवाल है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 का में जिसके गठन की बात की है, अभी हमने बात की थी कि ग्राम सभा का उल्लेख है वो 2 जगह, एक तो अपने पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के क में है, और एक हमने जब 73वें संविधान संशोधन से अधिनियम भाग 9 के अंदर जोड़ा था, उसमें था अपना अनुच्छेद नंबर 243 क। तो 2 जगह पर उल्लेख है। ये 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा। दूसरा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? हमने अभी पढ़ी थी। 73 के अंदर कौन सी जोड़ी गई? 11वीं। 74 में कौन सी जोड़ी गई? 12वीं। 12वीं के अंदर कितने विषय? 18। 11वीं में कितने विषय? 29। ठीक, इसमें भाग 9, इसमें भाग 9 क, इसमें 243 से लेकर 243 ओ, इसमें 243 पी से लेकर जेड जी तक। 1989 में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश की थी? अभी हमने खूब सारी समितियां पढ़ी थी। पी के थुंगन समिति पढ़ी थी 88। 89 हमने कहा था ऑप्शन में आए तो 89 कर लेना है, 89 नहीं हो तो फिर 88 कर लेना है, क्योंकि गठन 88 में हुआ है। फिर राजस्थान में नगर निगम को क्या कहा जाता? अभी मैंने यहीं पर लिखा था, उनको कहा जाता महापौर या इसी को कहा जाता है मेयर। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया था? उस समय आरक्षण है वो 33% था। महिलाओं को आरक्षण अभी भी 33% है, लेकिन 50% लागू करने की सिफारिश की जा रही है। अगर सिफारिश लागू है तो वर्तमान में मैं आपको अगली क्लास में कहीं बता दूंगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? अभी हमने बताया था कि निर्वाचन आयुक्त है वो 2 प्रकार के होते हैं, केंद्र का अलग होता है, राज्यों का अलग होता है। केंद्र वाले को राष्ट्रपति बनाता है अनुच्छेद 224 में, सॉरी 324 में, और राज्य वाला हमने अभी बताया था 243 के और जेड ए के अंदर। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल कहाँ बैठा है? ये बैठा संबंधित राज्य का राज्यपाल। फिर भारत के संविधान में किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित किया गया? अभी हमने 2 बताई थी, एक तो ग्रामीण का बताया, एक शहर का बताया। ग्रामीण का भाग 9 में बताया और शहर वाला भाग 9 क में बताया। ठीक, ये बेटा 9 क। शहर का ही पूछा, हाँ शहर 9 क ख मत करना, एक तो है सिर्फ 9 और दूसरा 9 क। भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं पंचायती राज से, 12वीं नगर पालिकाओं से, नगर से संबंधित है। 29 और 18 विषय है। पंचायत राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष में पारित हुआ? अभी मैंने बताया था लागू तो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, 74वां हुआ था 1 जून 1993 को। फिर एक साल छूट दी थी राज्यों में। फिर राजस्थान ने नया पंचायती राज अधिनियम बनाया 1994, वो प्रभावित हुआ था 23 अप्रैल 1994 को। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1992। पारित कब हुआ? पारित हो गया था 1992 में। बस ये हो गए हमारे पुराने आए हुए प्रश्न। बहुत आसान प्रश्न आए और पूरा टॉपिक है वो हमने कर लिया है। बाकी अगर थोड़ा तेज बोला हूं तो आप लोग है वो दोबारा वीडियो को देख लेना। वैसे आप लोग स्पीड करके देखते हो तो मैंने खुद ने स्पीड को शायद 2 गुना से अधिक बढ़ा रखी है। ठीक, ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है वो 1-2 क्लास में पूरे हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें।